नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं। वक्त है प्रहार का। क्या बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में भी खेला होने जा रहा है? उद्धव ठाकरे की पार्टी पर एक बार फिर से टूट का खतरा मंडराने लगा है। उद्धव सेना के कितने सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं, कितने विधायकों की शिंदे गुट से बातचीत चल रही है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। बगावत की खबरों के बीच उद्धव सेना में हलचल भी तेज हो गई है। पार्टी को ऑपरेशन शिवसेना यूबीटी को ऑपरेशन टाइगर से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे फुल एक्शन में हैं। उद्धव ठाकरे ने सांसदों के बाद अब विधायकों की बैठक बुलाई है। 22 जून को शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय शिवालय में ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल शिंदे गुट का दावा है कि 9 में से 7 सांसद तो उसके संपर्क में ही हैं। वहीं 20 में से 16 विधायक भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे एक्टिव हो चुके हैं। पहले 14 जून को सांसदों की बैठक बुलाई। हालांकि बैठक में 9 में से सिर्फ 4 सांसद ही मातोश्री पहुंचे, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि 5 सांसद बागी हो गए हैं। लेकिन बाद में यह कहा गया कि 5 सांसद वर्चुअली मीटिंग में जुड़े थे और अब विधायकों की बैठक बुलाई गई है। अगर ऑपरेशन टाइगर सफल होता है तो शिवसेना यूबीटी टूटती है तो यह दूसरी बार होगा जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट जाएगी। तो आप देख सकते हैं 14 जून को सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें से 9 में से सिर्फ और सिर्फ 4 ही पहुंचे थे सांसद। और 12 साल में बीजेपी का काम सिर्फ तोड़ने का यह संजय राउत ने आरोप लगाया है। कौन तोड़ेगा पार्टी, हम यहां बैठे हैं, यह संजय राउत ने दावा किया। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 12 साल में बीजेपी का काम सिर्फ तोड़ने का रहा है। अब इस शिंदे गुट में ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, हाँ, वो खुद भी जाकर बकते हैं। ये कंपाउंडर का हैसियत के आदमी नहीं है। वो काम करते हैं डॉक्टर के पास और ऑपरेशन की बात कर रहे हो। नहीं, लेकिन जिस तरह जो दावे कर रहे हैं सर, अरे कौन दावे कर रहा है? ऑपरेशन टाइगर कंप्लीट होगा, क्या है ऑपरेशन? आपको होगा, टूटेगा, पार्टी टूटेगी, इस तरह की बात कर रहे हैं लगातार शिंदे। कौन तोड़ेगा? आपको मालूम है कौन तोड़ेगा? हम बैठे हैं ना। आप देखिए, ये 12 साल में भारतीय जनता पार्टी को यही काम है ना, उसको तोड़ो, उसको खरीदो, उसको बेचो, देश को बेचो, जमीन को बेचो, पब्लिक प्रॉपर्टी बेचो, फिर एमपी एमएलए खरीदो। यही काम चल रहा है उनका। देश निर्माण का काम कहाँ चल रहा है, ये हम देख रहे हैं। अब तृणमूल को तोड़ दिया, उससे पहले एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया था। अरे थोड़ा अभी पेट भर गया तो चुप बैठो ना, पेट फट जाएगा आपका। तो पेट भर गया है तो चुप बैठो ना। सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यही कह रहे हैं संजय राउत। लेकिन इस बीच एक जो खबर आई थी कि जो 5 में से एक सांसद थे उनको फोन किया गया, आप मातोश्री क्यों नहीं आए हैं? तो सचिन, उन्होंने कहा था कि मैं सत्संग में आया हूं इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो इसी तरह से बहुत सारे बहाने बनाए गए हैं। तो दावे कुछ भी कर लें यहां पर संजय राउत या फिर उद्धव गुट के लोग, लेकिन पार्टी तो लगता है टूटी रही है। हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही हम तक सचिन के, तो सचिन से हम फिर से बात करेंगे। लेकिन जैसा हम बता रहे थे, इसी तरह से बहुत सारे बहाने दिए गए हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 14 जून को जब बैठक बुलाई गई थी तो 9 में से सिर्फ और सिर्फ 4 सांसद पहुंचे, 5 सांसद पहुंचे ही नहीं। और 5 सांसदों ने ऐसे ऐसे बहाने दिए, जिसमें से जैसे मैंने बताया कि एक सांसद ने बताया कि मैं एक सत्संग में हूं इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। इसी तरह से लोगों ने कुछ घर के पारिवारिक कोई फंक्शन का बहाना बना दिया। अब सोचिए कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग मातोश्री में बुलाई गई है। आप सोचिए, बाला साहब का अगर जमाना होता तो कोई भी ऐसा सांसद है जो बिना वहां पर गैर हाजिरी लगाए रह सकता था। लेकिन यही वक्त का आप बदलना होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो वक्त गुजर चुका है। और संजय राउत जिसको लेकर इतने दावे कर रहे हैं, उनके एमएलएज भी अब बताया जा रहे हैं कि 20 में से 16 इस वक्त शिंदे गुट के संपर्क में हैं। तो ऐसे में जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो वक्त था, उससे कितना वक्त बदल गया। और उद्धव ठाकरे के साथ यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 सांसद नजर आ रहे हैं। क्या इनमें से भी वो जो सांसद कह रहे हैं हम इनके साथ हैं, या उनके साथ रहेंगे? क्योंकि 9 में से 7 सांसद इस वक्त बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के संपर्क में है। एक बार फिर से हम सचिन से बात करेंगे। सचिन, हम यही बोल रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं उद्धव गुट की ओर से, वो जमीन पर तो दिखाई नहीं देता है। क्या वाकई में अपनी पार्टी को टूट से बचा पाएंगे? जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी के नेताओं को ये पूरा अंदेशा है कि उनके सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है
सांसदों ने भी ये बात कई बार कही है और उन्होंने ये कहा है कि हम अपने चुनाव क्षेत्र का या फिर व्यक्तिगत कारणों के कारण वो शिवसेना के नेताओं से मिलते रहे हैं, शिंदे के गुट के नेताओं से या मंत्रियों से मिलते रहे हैं। कल भी संजय देशमुख जो सांसद है यवतमाल से, वो प्रतापराव जाधव से वहाँ पर मिले हैं। तो शिंदे शिवसेना की तरफ से ये बताया जा रहा है, ये सूत्र हमें कह रहे हैं कि उन्होंने 2/3 जो सांसद है उनको जोड़ लिया है। अब पूरी तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से जो है ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है और इसके बाद तारीख तय की जाएगी और इस ऑपरेशन को कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। अमित, इसमें दो बातें हैं। पहली कवायद ये चल रही है कि 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो उस स्थापना दिन के पहले इसको अंजाम दिया जाए या फिर पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होगा मानसून सत्र, उसके पहले इसको अंजाम दिया जाए। इस बात की भनक जब संजय राउत को लगी तो वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि वो ये कह रहे कि पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई मीटिंग है पहले से निर्धारित था, लेकिन इसके डैमेज कंट्रोल के लिए उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे ने बैठक भी ली, लेकिन 4 ही सांसद जो है वो फिजिकली रूप से उसमें मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व से जो सांसद है संजय दीना पाटिल, उनके चुनाव क्षेत्र के लोगों को बुलाया और उनको ये कहा कि कोई फूटने वाला नहीं, सभी हमारे साथ में, इस तरह की अफवाह है। तो उद्धव ठाकरे ने एक तरफ जो है सांसदों को ये भी निर्देश दिए हैं कि वो जाए, लोगों को, कार्यकर्ताओं को बताए कि आप शिवसेना के साथ जुड़े रहेंगे, ये सब अफवाह है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को ये भी डर है कि कहीं ना कहीं विधायक भी टूट सकते हैं। जिस तरह से शिंदे शिवसेना दावा करे कि 20 में से 16 विधायक उनके संपर्क में है और फिर ऑपरेशन सांसद जब पूरा हो जाएगा, ऑपरेशन टाइगर पूरा हो जाएगा, तो ऑपरेशन विधायक जो है वो महाराष्ट्र के बजट जो मानसून सत्र है उसके बाद जाहिर सी बात है कि तो उद्धव ठाकरे और उनका पूरा कुनबा जो अलर्ट मोड पर है। संजय राउत दिल्ली है, उद्धव ठाकरे लगातार नेताओं के संपर्क में है, लेकिन शिंदे शिवसेना अंदर खाने उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि उनका 2/3 जो आंकड़ा है वो पूरा हो रहा है, बस ग्रीन सिग्नल का। अब देखिए, जहां पर ममता बनर्जी इतनी जमीन से जुड़ी हुई नेता थी, लगातार अपने नेताओं के साथ रहती थी, उद्धव ठाकरे तो उतना रहते भी नहीं है, मातोश्री से बहुत कम बाहर निकलते हैं। अगर ममता बनर्जी अपने पार्टी के नेताओं को, सांसदों को नहीं रोक पाई तो आखिरकार उद्धव ठाकरे कैसे बचा लेंगे? और जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि 20 जुलाई से जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले ही यह ऑपरेशन शायद पूरा हो जाएगा। जिस तरह से बंगाल में लगभग ऑपरेशन पूरा हो चुका है, उधर बगावत के बाद ममता कैंप की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैं इसी का जिक्र कर रहा था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पेशी पर पेशी हो रही है, कभी ईडी के सामने पेशी हो रही है तो कभी उनको सीआईडी के सामने जाना पड़ रहा है। बड़ी खबर है कि ईडी के बाद आज सीआईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है। इस समय अभिषेक बनर्जी सीआईडी ऑफिस में है। अभिषेक बनर्जी से सीआईडी हेट स्पीच के मामले में पूछताछ कर रही है। डीजे वाले भड़काऊ बयान को लेकर उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। कल अभिषेक ने ईडी की जो प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले में जो टीचर्स की भर्ती हुई थी, उस मामले में करीब 11 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे अभिषेक बनर्जी से। इससे पहले 14 जून को फर्जी सिग्नेचर के मामले में सीआईडी ने करीब 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी और आज भी हेट स्पीच को लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। अभिषेक बनर्जी पर बंगाल चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है और इस मामले में विधाननगर साइबर क्राइम थाना ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी जांच सीआईडी को सौंपी गई। यह शिकायत विधानसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के एक दिन बाद दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के बाद हिंसा, मतगणना प्रक्रिया को लेकर भड़काऊ टिप्पणी दी थी। और हमारे साथ ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? कितना वक्त हो चुका है अभिषेक बनर्जी को सीआईडी दफ्तर में आए हुए? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय को आज बुलाया गया है दोपहर 12 बजे और दोपहर 12 बजे से ठीक 5 मिनट पहले ही वो पहुंच चुके हैं सीआईडी दफ्तर और इस वक्त कुछ ही देर में उन्हें पूछताछ भी किया जाएगा। और सीआईडी दफ्तर में जैसे कि जानकारी हासिल हो पा रहा है कि आज उन्हें डीजे वाली जो टिप्पणी उन्होंने किया था, यानी कि 4 तारीख के बाद बंगाल के अलग अलग जगहों पे डीजे बजेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक भड़काऊ भाषण है। और इसी के खिलाफ 5 तारीख को यानी कि चुनाव के रिजल्ट निकलने के ठीक एक दिन बाद बागुयाटी थाने में एक कंप्लेंट दर्ज करवाया गया था। उसके बाद वो एफआईआर किया गया और एफआईआर के बाद उसे सीआईडी के हाथे सौंप दिया गया। तो उसी सिलसिले में आज अभिषेक बंदोपाध्याय को बुलाया गया है सीआईडी दफ्तर और उन्हें पूछताछ कुछ ही देर में शुरू भी किया जाएगा, ऐसे ही खबर मिल पा रहा है। क्योंकि वो अभिषेक बंदोपाध्याय अलग अलग जगहों पर जब वो भाषण दे रहे थे, उसी दौरान
उन्होंने ये कहा था कि 4 तारीख के बाद यानी कि चुनाव के रिजल्ट के बाद रविंद्र संगीत के साथ साथ डीजे भी बजेगा। कहीं ना कहीं ये एक भड़काऊ भाषण है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर एक हमलावर एक भाषण है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सीआईडी आज एक के बाद एक सवाल अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछेंगे। हालांकि अभिषेक बंदोपाध्याय ने यह भी कहा है कि जब उन्होंने ये सब जब भाषण दिया था वो चुनाव के दौरान दिया था, लेकिन इस दौरान अमित शाह भी बंगाल में लगातार आए थे, उन्होंने भी भड़काऊ भाषण दिया था, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं ये प्रযোज्य होगा। तो ये से ही सवाल अभिषेक बंदोपाध्याय के लिए अब दिक्कत ये होगी कि अभिषेक ने जो तमाम भाषण दिए हैं वो रिकॉर्डेड हैं, वो वीडियो वायरल हुए थे और उसमें उन्होंने कई नेताओं को भी इसमें संबोधित किया था, जिसमें देश के गृह मंत्री को लेकर भी उन्होंने बात कही थी। अब उससे मुकर तो सकते नहीं है, जिसके बिना पर ही ये केस फाइल किया गया है सीआईडी, जिसकी अब जांच कर रही है। अभिषेक ईडी और सीआईडी के चक्रव्यूह में तो उलझे हुए हैं, तो उधर उनके साथ दिल्ली में खेला हो रहा है। टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी को 15 जून को दोपहर 2 बजे लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से ईमेल भेजा गया है, लेकिन उस समय वो ईडी की पूछताछ में व्यस्त थे। स्पीकर ऑफिस के ईमेल में उन्हें उसी दिन शाम को 4 बजे तक दिल्ली में स्पीकर से मिलने के लिए कहा गया था, यानी कि उन्हें केवल 2 घंटे का नोटिस दिया गया था। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक स्पीकर कार्यालय के ईमेल भेजे जाने के लगभग 1 घंटे के अंदर टीएमसी सांसद कृति आजाद को स्पीकर कार्यालय से फोन आया, जिसमें ईमेल और बैठक के समय की जानकारी दे दी गई। इसके बाद कृति आजाद खुद स्पीकर ऑफिस में गए और उन्हें बताया कि अभिषेक बैनर्जी तो ईडी के सामने है, पूछताछ चल रही है, इसीलिए वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं। कृति आजाद ने स्पीकर ऑफिस से अभिषेक के लिए किसी और दिन मिलने का वक्त मांगा है। स्पीकर के काम है निरपेक्ष रहना। तो मैं ये जो सुना, जिस दिन ये डिसैटिस्फाइड एमपी चिट्ठी दिया, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से चिट्ठी दिया गया था। तो मैंने ऐसा सुना कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस को भी एक चिट्ठी दिया उनसे मिलने के लिए। घोष दोस्तीदार अभी ये जो बगावत का नेतृत्व दे रही है, तो उसके काम है कि ममता बनर्जी के साथ जो हैं उसको बदनाम करना। इसीलिए वो कल्याण बनर्जी के खिलाफ इतना कुछ बोल रही है। छोड़े हैं, इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई सीधा बीजेपी में जाने चाहते हैं, कोई अलग ब्लॉक बनाने चाहते हैं, और लोकसभा में लोग क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या नाम है एनसीपीआई उसमें शामिल हुआ। तो 3 अलग मत तो दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी पर छिड़े घमासान की। सियासत के बीच योगी सरकार के आदेश पर 3 सदस्यों वाली एसआईटी जांच में जुटी है। आज जांच के दूसरे दिन एक बार फिर से एसआईटी टीम मंदिर परिसर जांच करने के लिए पहुंच रही है। ट्रस्ट से जुड़ी पदाधिकारियों और सेवादारों से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी के रडार पर 50 कर्मचारी हैं, वो चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े काम में लगे रहते थे। इससे पहले सोमवार को एसआईटी की टीम ने देर रात करीब 8 घंटे तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों और सेवादारों से पूछताछ की है। इसके बाद दान पात्रों से आए कैश और उसको गिनने से लेकर लॉकर तक रखने की पूरे प्रक्रिया को समझा है। इसके साथ ही राम मंदिर के दान पात्र पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की जा रही है। सूत्रों की माने तो मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के रोल की भी जांच हो रही है। राम मंदिर में काम करने वाले कई कर्मचारी ऐसे हैं जो पिछले 5 साल में करोड़पति बन गए हैं, जबकि उनकी सैलरी महज 18 से 20 हजार रुपए है। लेकिन राम मंदिर में नौकरी लगने के बाद इनकी लाइफस्टाइल बदल गई, महंगी गाड़ियां और जमीनें खरीद ली। लेकिन जो कर्मचारी सिर्फ सैलरी पर गुजर बसर कर रहे थे, ये लोग उनके निशाने पर आ गए। जब मंदिर प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो रामकोट मोहल्ले के एक कर्मचारी ने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। यह बात अयोध्या की गलियों से होते हुए अखिलेश यादव तक पहुंच गई। अब यह देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। अब चंदा चोरों का भंडाफोड़ करने के लिए एसआईटी फुल एक्शन में जांच चल रही है। एसआईटी टीम की संदिग्ध कर्मचारियों के बैंक खातों के लेन देन और हालिया निवेश और डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच हो रही है। अयोध्या पहुंची एसआईटी की टीम दूसरे दिन भी लगातार आज जांच करेगी और इस समय हमारी जो उपस्थिति है वो सरयू अतिथि गृह है अयोध्या यानी कि रामकथा पार्क में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो एसआईटी के मेंबर्स हैं, एसआईटी के जो कमिश्नर हैं लखनऊ के विजय विश्वास पंत,
उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा आईजी लखनऊ आप देख सकते हैं, उनकी गाड़ी खड़ी हुई है किरण एस की, और इसके अलावा जो विशेष सचिव हैं वित्त विभाग के, उनकी गाड़ी भी मौजूद है। यानी कि ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो कल 8 घंटे एसआईटी ने पूछताछ मंदिर प्रांगण में की है, राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से की है, उन लोगों से की है जिनके ऊपर दरअसल ये जिम्मेदारी थी कि वो नोटों को गिनेंगे, उसके बाद उनको सुरक्षित बैंक पहुंचाएंगे, और उसके बाद किस हालात में सीसीटीवी खराब हुए। राम मंदिर के दान में चोरी के आरोपों पर महंत कमल नयन दास का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें सीएम योगी के ऊपर पूरा भरोसा है, जो भी गड़बड़ी सामने आई है उसे सुधार लिया जाएगा। महंत कमल नयन दास अखिलेश यादव की बयानबाजी से काफी गुस्से में दिखे। जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, जो पूरा विवाद सामने आया है, इसको आप लोग किस तरह पे देख रहे हैं? एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एसआईटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री जी हमारे ईमानदार व्यक्ति हैं और ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं बहुत ठीक कर रहे हैं, होना चाहिए। अगर ऐसा है तो होना चाहिए। जैसे राम मंदिर के लिए इतने लोगों ने अपने प्राण निछावर कर दिए, अगर उसी राम मंदिर में इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो आप उसको कैसे देखते हैं महाराज? नहीं लगना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ईमानदार व्यक्ति हैं और ठीक करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा पाप किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो? बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं बड़े ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ट्रस्ट के पदाधिकारी जो हैं, जिसमें नाम लिया जा रहा है चंपत जी का, वो ऐसा चोर लोग कह रहे हैं। अनिल जी की बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन चंपत जी को मैं जानता हूँ। और इस खबर पर बात करने के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जो एसआईटी की टीम है वो मंदिर में पहुंच चुकी है और आज वो क्या करने जा रहे हैं? और दूसरी बात है कि क्योंकि जो पैसा आता था दान के लिए वो तो अकाउंटेड नहीं होता था, लेकिन बाद में जब गिना जाता तब वो अकाउंट में आता, तो ऐसे में कैसे जो ये चोरी हुई है उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी? कितना मुश्किल होने जा रहा है एसआईटी के लिए? देखिए अमित, जिस पहलू को आपने अभी उठाया है कि जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी जो अकाउंटेंसी होती है वो तब होती है जब वो पैसा गिनने के बाद, बंडलों में होने के बाद बैंक पहुंचता है। और ऐसे में जो पैसा बैंक पहुंचता है, कर्मचारी जो उसको पहुंचाता है, अगर वो उसी प्रांगण में ही उस पैसों को अपने पास रख लेता है, गलत तरीके से चोरी कर लेता है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो अकाउंटेंसी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इन्हीं सवालों के जो जवाब हैं उसको खोजने की कोशिश कर रही है एसआईटी की वो टीम, जिसका कि गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हुआ है। चूंकि ट्रस्ट की तरफ से ही मांग की गई थी कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन होना चाहिए और इस पूरे मामले का जो सच वो सबके सामने आना चाहिए। इसीलिए कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद, लंबी पूछताछ के बाद, एसआईटी की जो आज टीम है वो लगभग 10:30 के करीब निकल गई है। और मंदिर प्रांगण में इस समय, जब आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहा हूं, इस समय भी एसआईटी की जो टीम है वो राम मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद है। और इस पूरे मामले में जो मनी ट्रेल है, जो आरोपी कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी महज 15 से 20 हज़ार रुपये होती थी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ में इजाफा हो गया, उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसमें बदलाव हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अमित अभी आपने भी कही थी, उनकी जो रीसेंट डिटेल्स है, रीसेंट जो उनके ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी जगह पे इन्वेस्ट किया गया हो, इन सारी ट्रेल को एसआईटी खंगाल रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो वजह सामने आई है, जो ये मनी ट्रेल है, वो कर्मचारी जिनकी सैलरी महज 20 से 18,000 रुपए है, अगर वो करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा सुराग या मिलेगा या सबूत मिलेंगे, इन्हीं के जरिए मिलेंगे, इनके ही लेन देन के जरिए मिलेंगे। अब नजर बनाए रखें इस खबर पर। और नीट री एग्जाम को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाई गई है। यह रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। नीट री एग्जाम 21 जून को होने जा रही है। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया, यानी कि टेलीग्राम पर भारत में पहले से मैसेज गए हुए मैसेजेस 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। यानी कि एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करके परीक्षाओं में पेपर लीक होने की फर्जी सबूत बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में मामले को रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी पूरी जानकारी दी है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं, इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, ये जो कदम उठाया गया है मैसेजिंग ऐप के जरिए टेलीग्राम को लेकर, ये क्यों अहम है और क्यों उठाया गया?
और रूस बेस्ड ये जो ऐप आया, जो मैसेजिंग ऐप है, क्लाउड बेस्ड मैसेजिंग इसमें किया जाता है, जो कि अभी मुख्यतः दुबई से पूरे दुनिया में संचालित हो रहा है। बहुत लोकप्रिय माध्यम है। मैं इसको अगर व्हाट्सअप के हिसाब से अगर तुलना करें तो व्हाट्सअप में छोटे ग्रुप बनते हैं, छोटे फाइलें ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन उसकी तुलना में टेलीग्राम में बहुत बड़े बड़े ग्रुप और चैनल बन सकते हैं। बड़ी फाइलें बहुत आसानी के साथ ट्रांजेक्शन में आती हैं। और इसमें ये देखा गया है कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाला साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है वो, और इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और बिहार, इन तीनों जगह की पुलिस की छानबीन में ये दिखा कि पेपर लीक से जो जुड़े हुए माफिया हैं वो इस ऐप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। और उसके चलते माइटी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है उससे अनुरोध किया गया था और मिनिस्ट्री ने टेलीग्राम चैनल को 22 जून तक इनइफेक्टिव रहने को कहा, यानी इसको डाउन करने को कहा। दूसरी चीज़ जो एडिटिंग वाला फीचर इस लिहाज से अमित महत्वपूर्ण है कि पिछली बार में कई सारे केसेस में देखा गया है कि जैसे टेलीग्राम चैनल में आज आप कोई क्वेश्चन डाल दीजिए और एक पीडीएफ फाइल भी डाल दीजिए, और एग्ज़ाम के बाद अगर जो क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में उसको आप चाहें इस पुराने वाले फीचर में डाल के ये दिखाना कि अरे हमने तो पहले ही डाल दिया था, तो आप इस काम को कर सकते थे एडिटिंग के मार्फत, और उसमें जो तारीख रहेगी वो पहले वाली रहेगी। यानी कि कोई फर्जीवाड़ा भी करके ये बता सकता था कि उसने तो 21 जून से पहले 18 जून 15 जून मान लिया उदाहरण के तौर पे, ये दिखा देगा कि हमने तभी ये क्वेश्चन पेपर दे दिया था, जबकि हकीकत ये थी कि वो एडिटेड माध्यम था। तो उस लिहाज से उसे 30 जून तक उसे डाउन करने को कहा गया है, और बाकी जो सामान्य फीचर है उसे 22 जून तक। सामान्य तौर पर क्योंकि इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस, इस सब चैनल में इस सब माध्यम में ये चैनल बहुत लोकप्रिय रहता है, तो उन्हें कुछ असुविधा होगी, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अमित यह फैसला लिया गया है। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र। जैसा आपने समझाया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण फीचर तो एडिट का है कि अगर कोई यहाँ पर अफवाह फैलाना चाहता है तो पुराना कोई भी पोस्ट लेके उसको एडिट कर दे और बता दे कि देखिए यही तो क्वेश्चन पेपर है जो हमने पहले ही डाल दिया था इस पे। आप सोचिए कि स्टूडेंट्स के लिए फिर कैसी हालत हो जाती है उसके बाद।